हेलो एवरीवन, आई एम सुगांव। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट प्रश्न है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है कि चयन की समस्या क्या है। चयन की समस्या क्या है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर जब आप लिखोगे तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग आपको डालनी होगी चयन की समस्या, ठीक है? फिर आप इसमें लिखोगे कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, किंतु उनकी पूर्ति के लिए उसके पास साधन सीमित हैं। जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं, इन साधनों से किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाए और किसे बाद में, यही चयन की समस्या है, ठीक है? इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। अब एक बार दोबारा से देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जाए सारे क्वेश्चंस इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी प्रश्नों को आप लिख लीजिए, ठीक है? चयन की समस्या क्या है, और ये प्रश्न कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में आस्क भी किया गया है। मॉडल पेपर में भी देखना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है? तो एक बार दोबारा से देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट हेडिंग आप डालोगे चयन की समस्या, ब्लैक पेन से आपको डालनी है ये, ठीक है? फिर आप लिखोगे कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, किंतु उनकी पूर्ति के लिए उसके पास साधन सीमित हैं। जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं, इन साधनों से किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाए और किसे बाद में, यही चयन की समस्या है। चयन का मतलब चुनाव करना, किसी चीज़ का चुनाव करना कि किसको पहले लिया जाए, ठीक है? उसी को हम कहते हैं चयन की समस्या। समझ आ गया? अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अगला प्रश्न देख सकते हो कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन देनी है, ठीक है? तो देखिए, जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे फर्स्ट हेडिंग आपको क्या डालनी है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और ये आपको ब्लैक पेन से डालनी है, ठीक है? जो आपका प्रश्न नंबर है वो डालेंगे जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ओके? फिर आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ही है, ओके? व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, ठीक है? इसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु अथवा एक आर्थिक कारक यानी इकाई का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? अगर किसी व्यक्ति की आय है उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर। और पूरे देश की आय है तो उसका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी छोटा अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र यानी विशाल अर्थशास्त्र, ठीक है? तो इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को। तो समझ आ गया कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अब इसकी परिभाषा है उसको एक बार दोबारा से देख लीजिए और यहीं पर आपको याद कर लेनी है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, ठीक है? इसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु अथवा एक आर्थिक कारक यानी इकाई का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है? अच्छे से याद हो गया। तो चयन की समस्या क्या है, किस तरह से लिखोगे? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, किंतु उनकी पूर्ति के लिए उसके पास साधन सीमित हैं। जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं, इन साधनों से किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाए और किसे बाद में, यही चयन की समस्या है। चयन की समस्या यानी चुनाव की समस्या, ठीक है? चूज करना किसी चीज को। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, इसको समझ लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र
अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु अथवा एक आर्थिक कारक यानी इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन इस तरह से है सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, आंसर आप इसी तरह से लिख कर आओगे। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट है अगला प्रश्न जो है वो यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी होगी उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, और फिर आप इसमें लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं x तथा y के उन सभी संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। ठीक है, जबकि साधनों की मात्रा स्थिर है, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है और उत्पादन तकनीकी दी हुई है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं x तथा y के उन सभी संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है, जबकि साधनों की मात्रा स्थिर है, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है और उत्पादन तकनीकी दी हुई है। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इस प्रश्न का आंसर आपको इस तरह से लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है उसको देख लीजिए। जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर क्या दिया गया है तो उसको देखिए। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मांग को परिभाषित कीजिए। मांग को परिभाषित कीजिए, और ये क्वेश्चन आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाए कि मांग की परिभाषा दीजिए, या फिर मांग को परिभाषित कीजिए, या फिर मांग से आप क्या समझते हैं, मांग का क्या आशय है। ये इस तरह से जितने भी आपके क्वेश्चन आस्क किए जाए आंसर आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है। तो अगर इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि मांग को परिभाषित कीजिए, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे मांग की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। ठीक है, मांग की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी, उसी को हम मांग कहते हैं। ठीक है, तो मांग की परिभाषा अच्छे से क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला प्रश्न था चयन की समस्या क्या है, आपने समझा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट था कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न ये था कि मांग को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है तो वो है कि किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। कई बार प्रश्न ये आस्क भी किया गया है। ठीक है, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए, ये प्रश्न है आपका। तो देखिए जब आप आंसर लिखोगे तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे पूर्ति का अर्थ, ब्लैक पेन से आपको डालनी है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको लिखना है कि किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य उस वस्तु की उस मात्रा से है, उस वस्तु की उस मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के इच्छुक है। ठीक है,
पूर्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, दोबारा से समझिए। देखिए, किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसको उत्पादक यानी विक्रेता यानी बेचने वाला एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के इच्छुक है, उसी को हम कह देंगे पूर्ति का अर्थ, यानी किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ क्या है, पहले आप हेडिंग डालोगे पूर्ति का अर्थ। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, यहीं पर आपको सारे प्रश्नों के आंसर याद कर लेने हैं। देखिए, किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जिसको उत्पादक एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य है या फिर बेचने के इच्छुक है। ठीक है, उसी को हम कहेंगे किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छे से समझ आ गया कि पूर्ति का अर्थ, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रश्न। तो जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। तो अभी आपने देखा कि मांग की परिभाषा क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर मांग की लोच क्या है। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आस्क किया जाए कि मांग की लोच क्या है, मांग की लोच से क्या आशय है, या फिर मांग की लोच को परिभाषित कीजिए, तो फर्स्ट यहाँ पर आप हेडिंग पहले डालोगे मांग की लोच। इसके बाद देखिए, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कि इन्होंने मांग की लोच की जो परिभाषा है वो क्या दी है। ये हमारे अर्थशास्त्री है मार्शल जी, तो इन्होंने क्या दी है मांग की लोच की परिभाषा, उसको समझते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल जी कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की मांग का अधिक या कम लोचदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि एक निश्चित मात्रा में मूल्य के घट जाने पर मांग की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है अथवा कम। इसके बाद आप लिखोगे अथवा कम। इसके बाद आपको लिखना है तथा एक निश्चित मात्रा के मूल्य के बढ़ जाने पर मांग की मात्रा अधिक कमी होती है या कम। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिए कि मांग की लोच आखिर है क्या। बाजार में किसी वस्तु की मांग का अधिक या कम लोचदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि एक निश्चित मात्रा में मूल्य के घट जाने पर मांग की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है अथवा कम, तथा एक निश्चित मात्रा के मूल्य के बढ़ जाने पर मांग की मात्रा अधिक कम होती है या फिर अधिक कमी होती है या कम। ठीक है, ये हो जाएगी मांग की लोच। समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो आपका दिया गया है, इसको देखिए। देखिए अगला प्रश्न ये है आपका, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क भी किया गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग रेखा का आकार कैसा होता है। क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए प्रश्न को कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग रेखा का आकार कैसा होता है। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर आपको डालनी होगी गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग रेखा का आकार। ठीक है, इस तरह से हेडिंग डालने के बाद देखिए इस तरह से हेडिंग डालने के बाद फिर आप यहाँ पर लिखोगे कि गिफिन वस्तुओं के मांग वक्र का ढाल घटती कीमतों के साथ घटता जाता है तथा बढ़ती कीमतों के साथ ऊर्ध्व यानी बढ़ता होता है, ऊर्ध्व होता है या फिर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग रेखा का आकार कैसा होता है, तो फर्स्ट हेडिंग ये डालनी है। फिर आप इसमें लिखोगे
कि गिफिन वस्तुओं के मांग वक्र का ढाल घटती कीमतों के साथ घटता जाता है तथा बढ़ती कीमतों के साथ ऊर्ध्व होता है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर ये आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सारे ही प्रश्न आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। इन सारे प्रश्नों को आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका यहाँ पर दिया गया है कि स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में भेद कीजिए। क्वेश्चन क्या है, स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में भेद कीजिए, यानी आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में भेद, या फिर इस तरह से ही आप लिख सकते हो स्थिर लागत तथा परिवर्ती लागत। ठीक है, फिर आप इसमें लिखोगे कि स्थिर लागतें जो उत्पादन की मात्रा के साथ अल्पकाल में परिवर्तित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्थिर लागत। ठीक है, स्थिर लागतें। इसके बाद जबकि परिवर्ती लागतें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, तो देखिए स्थिर लागत एवं परिवर्ती लागत में क्या अंतर है। स्थिर लागतें जो उत्पादन की मात्रा के साथ अल्पकाल में परिवर्तित नहीं होती, जबकि परिवर्ती लागतें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती हैं। ठीक है, अच्छे से याद हो गया। तो इस तरह से आप स्थिर लागत और परिवर्ती लागत में भेद क्या है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग रेखा का आकार कैसा होता है आपने समझ लिया। मांग की लोच क्या है वो भी आपने समझ ली। किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ क्या है वो भी आपने अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है कि दीर्घकाल उत्पादन फलन से क्या आशय है। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि दीर्घकाल उत्पादन फलन से क्या आशय है। तो जब आप आंसर लिखोगे तो आपको फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर डालनी होगी दीर्घकाल उत्पादन फलन। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जब किसी भी साधन को ना रखकर सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। समझ आ गया कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन आखिर क्या है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालोगी दीर्घकाल उत्पादन फलन, फिर आप लिखोगे कि जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जब किसी भी साधन को ना रखकर सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि औसत लागत किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, औसत लागत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए। तो पहले तो आप हेडिंग डालोगे औसत लागत, इसके बाद देखिए हेडिंग डालने के बाद फिर आपको लिखना है कि कुल लागत को कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर जो लागत आती है वही औसत लागत यानी एसी कहलाती है। ठीक है, समझ आ गया औसत लागत क्या है। एक बार दोबारा से देखिए, कुल लागत को कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर जो लागत आती है वही औसत लागत कहलाती है। अब इसको सूत्र के रूप में देख लीजिए। औसत लागत बराबर कुल लागत अपन कुल उत्पादित इकाइयाँ। ये यहाँ पर बताया गया कि कुल लागत को कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर जो लागत आती है वही क्या कहलाती है, औसत लागत। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो जब भी आप इसका आंसर लिखो अतलग उत्तरीय प्रश्न में तो आपको सूत्र भी साथ में ही लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अच्छे से क्लियर हो गया कि औसत लागत क्या है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हो, जो आपका अगला प्रश्न है तो वो है कि पूर्ति का नियम क्या है। पूर्ति का नियम क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आज किया जा सकता है कि पूर्ति का नियम क्या है। तो देखिए, जब इसका आंसर आप लिखोगे तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे पूर्ति का नियम। इसके बाद आपको लिखना है कि किसी सेवा या वस्तु की कीमत वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है। इसके बाद आप लिखोगे तथा कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति में भी कमी होती है। यही कहलाता है पूर्ति का नियम, ठीक है। किसी सेवा या वस्तु की कीमत वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति में भी कमी होती है। यही कहलाता है पूर्ति का नियम, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया कि पूर्ति का नियम क्या है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो इसके बाद आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है। जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखिए कि मजदूरी की न्यूनतम सीमा क्या है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मजदूरी की न्यूनतम सीमा क्या है। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग डालनी है मजदूरी की न्यूनतम सीमा। फिर आपको लिखना है कि श्रमिकों का सीमांत त्याग अथवा उनका रहन सहन का स्तर मजदूरी की सीमा को निश्चित करता है, ठीक है। अब एक बार दोबारा से देख लीजिए। श्रमिकों का सीमांत त्याग अथवा उनका रहन सहन का स्तर मजदूरी की सीमा को निश्चित करता है। तो इतना ही आपको लिखना है इस तरह से कि मजदूरी की न्यूनतम सीमा क्या है। इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने देखे जो हमारे अतलग उत्तरीय प्रश्न है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपने यहाँ पर देख लिए। कुछ तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट प्रश्न है वो है कि आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए, ठीक है। आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए, वो यहाँ पर देखिए। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी होगी आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व। ये आपको ब्लैक पेन से डालनी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके बाद फिर आप लिखोगे, पहले आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है, फिर यहाँ पर आप लिखोगे, इससे पहले आपको एक लाइन लिख देनी है आय के चक्रीय प्रवाह के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। फिर यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट डालोगे, उसमें आप लिखोगे कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन अत्यधिक उपयोगी है। किस तरह से लिखना है, पहले यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट पॉइंट डालोगे, उसके बाद लिखोगे कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन अत्यधिक उपयोगी है। ये आपको बताए जा रहे हैं आय के चक्रीय प्रवाह के महत्व। फर्स्ट समझ लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर आप सेकंड पॉइंट डालोगे, उसमें आपको इस तरह से लिखना है। देखिए सेकंड पॉइंट डालकर फिर यहाँ पर आप लिखोगे कि चक्रीय मुद्रा प्रवाह के अध्ययन से यह मालूम हो जाता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है अथवा नहीं। फर्स्ट क्या है कि आय के चक्रीय प्रवाह के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन अत्यधिक उपयोगी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि चक्रीय मुद्रा प्रवाह के अध्ययन से यह मालूम हो जाता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य
कर रही है अथवा नहीं। ठीक है, चक्रीय आय के प्रवाह के ये सब हम महत्व देख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझते हैं। तो जो आपका अगला पॉइंट है तो वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लिखोगे कि चक्रीय आय प्रवाहों के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विषमता के कारणों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि चक्रीय आय प्रवाहों के, ठीक है, चक्रीय आय प्रवाहों के, उसके बाद आप लिखोगे द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विषमता के कारणों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जा सकता है। इतना लिखने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट डालना है और उसमें आप लिखोगे, इसके बाद यहाँ पर आप चौथा पॉइंट डालोगे और चौथा पॉइंट डालने के बाद आपको लिखना है कि चक्रीय आय प्रभावों के द्वारा संतुलन के कारणों तथा उनको दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट डालने के बाद आपको लिखना है कि चक्रीय आय प्रभावों के द्वारा संतुलन के कारणों तथा उनको दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जाता है। चक्रीय आय के प्रवाह के महत्व आप इस तरह से लिखोगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पांचवा पॉइंट डालना है। फिर आप इसमें लिखोगे कि चक्रीय आय प्रवाह द्वारा बचत तथा विनियोग में समानता लाने की दृष्टि से मौद्रिक नीति तथा अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से राजकोषीय नीति के योगदान को समझा जा सकता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट डालकर आप इस तरह से लिखोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए आप छठा पॉइंट डालोगे। फिर आप इसमें लिखोगे कि चक्रीय प्रवाह से ज्ञात हो जाता है कि उत्पादन बराबर आय बराबर व्यय। जब छठा पॉइंट आप लिखोगे तो इस तरह से आपको इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, चक्रीय प्रवाह से ज्ञात हो जाता है कि उत्पादन बराबर आय बराबर व्यय। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या दिया गया है। तो आपका जो अगला प्रश्न है तो उसको आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व संक्षेप में लिखिए। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आस्क भी किया गया है बोर्ड एग्जाम में। तो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व संक्षेप में लिखिए। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद फिर यहाँ पर आप लिखोगे, अब यहाँ पर देखिए हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व निम्नलिखित है। ठीक है, पहले आपको इस तरह से एक लाइन लिख देनी है कि समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व निम्नलिखित है। फिर फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखोगे यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने में सहायक है। क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके महत्व क्या है? यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने में सहायक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिखोगे यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है यह अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुकूल है। नेक्स्ट आप लिखोगे यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। फर्स्ट आपको लिखना है यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने में सहायक है। नेक्स्ट आप लिखोगे यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। अगला आप लिखोगे यह अर्थशास्त्र के उद्देश्य के अनुकूल है। इसके बाद यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व आपको इस तरह से लिखने हैं। यहाँ तक समझ आ गया। और फर्स्ट प्रश्न क्या था कि आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए, तो वो आपने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व संक्षेप में लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए वहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है वो आपको क्या लिखना है।
तो 5वें पॉइंट में आप लिखोगे यह भौतिक कल्याण व आर्थिक प्रगति के निर्माण में सहायक है। ठीक है, यह भौतिक कल्याण व आर्थिक प्रगति के निर्माण में सहायक है। इसके बाद 6वां पॉइंट आपको लिखना है, इसके द्वारा चर समूहों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है, 6वां पॉइंट क्या लिखोगे, इसके द्वारा चर समूहों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध होती है। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आप लिखोगे कि यह मुद्रा मूल्य के निर्धारण की व्याख्या करता है। यह मुद्रा मूल्य के निर्धारण की व्याख्या करता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रगति की तुलना करने में सहायक है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रगति की तुलना करने में सहायक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको देख लीजिए। तो जो अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सही से आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो पहले आप ये हेडिंग डालोगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। इसके बाद आपको एक लाइन कर देनी है, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर यहाँ पर इनके जो अंतर है वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट डाला, पहले आप डालोगे व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र ब्लैक पेन से, फिर फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखोगे कि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों यानी व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग का अध्ययन किया जाता है। किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र, छोटा अर्थशास्त्र। एक व्यक्ति की आय का अध्ययन हम किसमें करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और पूरे राष्ट्र की आय का अगर अध्ययन किया जाए तो वो किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र यानी विशाल अर्थशास्त्र, बड़ा अर्थशास्त्र। ठीक है, यही होता है इनमें अंतर। अब इसमें आप समझ लीजिए, देखिए इसमें व्यक्तिगत इकाइयों यानी व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? इसमें राष्ट्रीय योगों, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इधर देखिए, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र यह अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है। ठीक है, एंड इसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है उसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका तीसरा पॉइंट है तो वो दिया गया है कि यह संसाधनों के पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। और समष्टि अर्थशास्त्र यह संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या देखा? यह संसाधनों के पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र यह संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए, जो इसका चौथा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इसकी केंद्रीय समस्या का निर्धारण है। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र इसकी केंद्रीय समस्या उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण है। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि यह विधि आंशिक संतुलन विश्लेषण विधि कहलाती है और यह विधि सामान्य संतुलन विश्लेषण विधि कहलाती है। तो इस तरह से आप व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र यानी विशाल अर्थशास्त्र में क्या अंतर है वो आप इस तरह से लिख कर आओगे। और ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आज किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो है कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। ठीक है, तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे सबसे पहले हेडिंग डालनी होगी उत्पादन फलन की संकल्पना। फिर आप इसमें लिखोगे कि किसी फर्म के उत्पादनों एवं उपादानों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे कि उत्पादन फलन बताता है कि एक दिए तकनीकी ज्ञान तथा प्रबंधकीय क्षमता की सहायता से उत्पादक द्वारा उपादानों यानी आदाओं के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त की जाती है। इसके बाद आपको लिखना है, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे यह संकल्पना केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे उत्पादन फलन QX बराबर FABCD। ठीक है, अब एक बार दोबारा से देख लीजिए कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। फर्स्ट आप हेडिंग डालोगे उत्पादन फलन की संकल्पना, फिर आप इसमें लिखोगे किसी फर्म के उत्पादनों एवं उपादानों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन बताता है कि एक दिए तकनीकी ज्ञान तथा प्रबंधकीय क्षमता की सहायता से उत्पादक द्वारा उपादानों आदाओं के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त की जाती है। यह संकल्पना केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। फिर इसके बाद आपको इस तरह से लिखना है उत्पादन फलन QX बराबर FABCD, इस तरह से आपको कोष्टक लगा देना है। ठीक है, एंड इसके बाद आप लिखोगे, अब देखिए इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है जहां QX बराबर X वस्तु का भौतिक उत्पादन, ABCD बराबर उत्पत्ति के विभिन्न साधन। ठीक है, इस तरह से पहले आपने सूत्र लिखा उत्पादन फलन QX बराबर FABCD, फिर इसके बाद आप लिखोगे जहां QX बराबर X वस्तु का भौतिक उत्पादन, ABCD बराबर उत्पत्ति के विभिन्न साधन। इसके बाद आप लिखोगे कि उत्पादन फलन का अभिप्राय फर्म के उचित साधनों और प्रति समय इकाई वस्तुओं और सेवाओं के बीच का भौतिक संबंध है, जबकि मूल्यों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करोगे, यहाँ पर आपको क्लोज कर देना, इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, तो गाइस आज हमने देखे जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, उसमें आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों बताए जाएंगे। वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है और इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है आप देख सकते हो। फर्स्ट प्रश्न लिया है कि बजट क्या है, बजट की संरचना यानी संघटक पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस प्रश्न के आंसर को देखेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क भी किया गया है। ठीक है, तो बजट क्या है, बजट की संरचना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग आपको डालनी है बजट। इसके बाद आप लिखोगे बजट, हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है। ठीक है, जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा होता है। इसमें निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति सम्मिलित रहती है। ठीक है, बजट क्या है एक बार दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है
जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा होता है। इसमें निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति सम्मिलित रहती है। इसके बाद आप ब्लैक पेन से लिखोगे कि टेलर के अनुसार, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद कि टेलर के अनुसार, फिर यहाँ पर आप लिखोगे, आप देख सकते हो। इसके बाद आपको लिखना है, देखिए यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करके आप लिखोगे कि बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। यह आगामी आय के अनुमान तथा बजट कार्य के प्रस्तावित व्ययों के अनुमान साथ साथ प्रदान करता है, ठीक है। जो आपके अर्थशास्त्री टेलर हैं, उन्होंने बजट की परिभाषा किस तरह से दी है? उन्होंने कहा है कि बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। यह आगामी आय के अनुमान तथा बजट कार्य के प्रस्तावित व्ययों के अनुमान साथ साथ प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर पड़ेगी बजट की संरचना। तो बजट क्या है आपने सीख लिया। बजट एक वित्तीय आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा होता है। इसमें निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति सम्मिलित रहती है, ठीक है। वही हमारा बजट कहलाता है। और जो हमारे अर्थशास्त्री टेलर हैं, उन्होंने बजट की परिभाषा को किस तरह से समझाया है आपने देख लिया। इसके बाद इसमें पूछा गया कि बजट की संरचना पर प्रकाश डालिए। तो आपकी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आपको क्या डालनी है? बजट की संरचना। इसके बाद आप लिखोगे कि बजट के 2 प्रमुख संघटक हैं, कौन कौन से? पहला है बजट प्राप्तियां एंड दूसरा है बजट व्यय, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। तो बजट के 2 प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं? पहला था बजट प्राप्तियां एंड दूसरा है बजट व्यय। अब इसके बाद देखिए, आपको फर्स्ट हेडिंग डाली है बजट प्राप्तियां। बजट के 2 प्रमुख संघटक कौन कौन से थे? बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, ठीक है। फिर आपको हेडिंग डाली है कि बजट प्राप्तियां क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए बजट प्राप्तियां क्या है। आप लिखोगे कि बजट प्राप्तियों से आशय एक वित्तीय वर्ष यानी भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी मौद्रिक साधनों से प्राप्त मौद्रिक आय से है, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि बजट प्राप्तियों को विस्तृत रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद इसके जो 2 भाग कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, देखिए इसके बाद आपको लिखना है कि 2 भागों में वर्गीकृत किया है, राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां। इन 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है किसे? बजट प्राप्तियों को। तो यहाँ पर पहला क्या है? राजस्व प्राप्तियां। तो हेडिंग आपको डालनी है राजस्व प्राप्तियां। फिर आपको बताना है कि राजस्व प्राप्तियां क्या है। देखिए, सरकार की राजस्व प्राप्तियों से आशय उन मौद्रिक प्राप्तियों से है जिनमें निम्नलिखित 2 विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। किस तरह से आप लिखोगे? आप लिखोगे कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों से आशय उन मौद्रिक प्राप्तियों से है जिनमें निम्नलिखित 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। और वो निम्नलिखित 2 विशेषताएं कौन सी हैं? पहली है वे प्राप्तियां जिनसे सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती, जैसे कर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे वे प्राप्तियां जिनसे सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंशों का विक्रय, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां ये बजट प्राप्तियों के विस्तृत 2 भागों में बांटा गया रूप है। एंड इसके बाद राजस्व प्राप्तियां क्या है वो आपने देखा, इनकी भी 2 विशेषताएं होती हैं। तो वो 2 विशेषताएं भी आपने देख ली। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है? राजस्व प्राप्तियों के
घटक। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है राजस्व प्राप्तियों के घटक। फिर आप इसमें लिखोगे, देखिए पहले आप हेडिंग डालोगे राजस्व प्राप्तियों के घटक, इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग डालनी है कर प्राप्तियाँ। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग क्या डाली है, कर प्राप्तियाँ। फिर आप लिखोगे कि कर वह अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति या एक फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। हेडिंग नेक्स्ट पड़ेगी राजस्व प्राप्तियों के घटक। इसमें आपको फर्स्ट हेडिंग डाली है कर प्राप्तियां। फिर आपको बताना है कि कर क्या है। देखिए, कर वह अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है। इतना लिखने के बाद जो आपकी अगली हेडिंग है वो यहाँ पर आप क्या डालोगे, देखिए नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी कर गैर कर प्राप्तियाँ। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग क्या डाली, राजस्व प्राप्तियों के घटक। इसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको क्या डालनी है, वो आप डालोगे गैर कर प्राप्तियाँ। ठीक है, फिर आप इसमें लिखोगे कि प्रमुख गैर कर प्राप्तियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी, पहली है फीस एंड दूसरी है लाइसेंस तथा परमिट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे फीस। ओके, तो यहाँ पर आपकी हेडिंग क्या पड़ेगी, फीस। फिर इसमें आप लिखोगे कि सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए दिया गया भुगतान फीस कहलाता है। ठीक है, सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए दिया गया भुगतान फीस कहलाता है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है, तो जो आपकी अगली हेडिंग है वो यहाँ पर पड़ेगी लाइसेंस तथा परमिट। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको डाली है लाइसेंस तथा परमिट। फिर आप लिखोगे कि सरकार द्वारा व्यक्तियों को कुछ कार्य करने की अनुमति देने के लिए उनसे जो भुगतान लिया जाता है उसे लाइसेंस या परमिट फीस कहा जाता है, जैसे आयात लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि गैर कर प्राप्तियाँ क्या है। तो जब आप हेडिंग डालोगे गैर कर प्राप्तियाँ, उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है कि प्रमुख गैर कर प्राप्तियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी, फीस एंड दूसरी है लाइसेंस तथा परमिट। फीस क्या है, सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए दिया गया भुगतान फीस कहलाता है। इसके बाद लाइसेंस क्या है, सरकार द्वारा व्यक्तियों को कुछ कार्य करने की अनुमति देने के लिए उनसे जो भुगतान लिया जाता है उसे हम लाइसेंस या परमिट फीस कहते हैं, जैसे आयात लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग डाली है जब्त संपत्ति। ठीक है, आपको बताना है कि जो जब्त संपत्ति है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए जब्त संपत्ति क्या है, दूसरी हेडिंग डालने के बाद फिर आप लिखोगे यह आय सरकार को उन लोगों की संपत्ति से प्राप्त होती है जिनकी मृत्यु बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी को नियुक्त किए हो जाती है, उसे हम कहते हैं जब्त संपत्ति। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए जब्त संपत्ति क्या है। देखिए, यह आय सरकार को उन लोगों की संपत्ति से प्राप्त होती है जिनकी मृत्यु बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी को नियुक्त किए हो जाती है, उसे हम कहते हैं जब्त संपत्ति। तो आई होप आपने इस प्रश्न का आंसर अच्छे से तैयार कर लिया होगा कि बजट क्या है। बजट की संरचना पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। क्लियर।
अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण रीतियों की विवेचना कीजिए। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है आप पेपर उठाकर देखना, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। ओके, अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उस पर डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण रीतियों की विवेचना कीजिए। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि रिजर्व बैंक साख के नियंत्रण एवं नियमन हेतु दो प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। कौन कौन से? पहला है मात्रात्मक साख नियंत्रण एंड दूसरा है गुणात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग क्या डालोगे दोबारा से देखिए, आपको फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर डालनी होगी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण। फिर आप इसमें लिखोगे कि रिजर्व बैंक साख के नियंत्रण एवं नियमन हेतु दो प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है मात्रात्मक साख नियंत्रण एंड दूसरा है गुणात्मक साख नियंत्रण। तो फर्स्ट हेडिंग आप क्या डालोगे? मात्रात्मक साख नियंत्रण। फिर आप इसमें लिखोगे कि मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी? मात्रात्मक साख नियंत्रण। फिर आप लिखोगे कि मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। फिर वो कौन कौन से उपाय हैं वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे बैंक दर में परिवर्तन। ठीक है, क्या हेडिंग पड़ेगी? बैंक दर में परिवर्तन। फिर आप इसमें लिखोगे कि बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि सामान्यतः जब देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है तो बैंक दर में वृद्धि की जाती है। ठीक है, हेडिंग क्या डालनी है? बैंक दर में परिवर्तन। फिर आपको लिखना है कि बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। इसके बाद आप लिखोगे सामान्यतः जब देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है तो बैंक दर में वृद्धि की जाती है। इसके बाद आपको लिखना है और जब मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है तो बैंक दर में कमी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप बैंक दर में परिवर्तन हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको क्या डालनी है। देखिए अगली हेडिंग यहाँ पर आप डालोगे कि खुले बाजार की क्रियाएं। फिर यहाँ पर आप लिखोगे कि खुले बाजार की क्रियाएं से आशय, क्रियाओं यहाँ पर लिखने रहा, खुले बाजार की क्रियाओं से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर लिखोगे कि केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद आपको लिखना है, इसके बाद आप लिखोगे जिससे साख का संतुलन होता है
और प्रतिभूतियों के खरीदे जाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा साख का विस्तार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार आप दोबारा से देख लीजिए किस तरह से आपको लिखना है। ओके, तो आप हेडिंग डालोगे खुले बाजार की क्रियाएं, फिर आप लिखोगे कि खुले बाजार की क्रियाओं से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों का ऋण पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है। इसके बाद आपको लिखना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद आप लिखोगे जिससे साख का संतुलन होता है और प्रतिभूतियों के खरीदे जाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा साख का विस्तार हो जाता है। तो खुले बाजार की क्रियाएं हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से लिख कर आओगे। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब देखिए ये है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो आपको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर ही लिखना है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जितने भी आप याद करो तो उनको थोड़ा बड़ा चढ़ा के आपको याद करना है। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको क्या डालनी है, वैधानिक तरल कोषानुपात। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, वैधानिक तरल कोषानुपात। फिर आप लिखोगे कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कम से कम 25% भाग तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्वा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। हेडिंग क्या डालनी है, वैधानिक तरल कोषानुपात। ठीक है, और ये हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कम से कम 25% भाग तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्वा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी उसको देखिए। अब इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे गुणात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, वो आप क्या लिख रहे थे, मात्रात्मक साख नियंत्रण। उसमें जो हेडिंगें थी, फर्स्ट थी बैंक दर में परिवर्तन, सेकंड थी खुले बाजार की क्रियाएं एंड थर्ड हेडिंग थी वैधानिक तरल कोषानुपात। अब इसके बाद आपको बताना है कि गुणात्मक साख नियंत्रण क्या है, तो इसमें आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे चयनात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, फिर आपको इसमें लिखना है कि जब रिजर्व बैंक यह अनुभव करता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति की आवश्यकता है तो बैंक चयनात्मक साख नियंत्रण व्यवस्था को अपनाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत चयनात्मक साख नियंत्रण क्या है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। देखिए, जब रिजर्व बैंक यह अनुभव करता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति की आवश्यकता है तो बैंक चयनात्मक साख नियंत्रण व्यवस्था को अपनाता है इस व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर लिखकर आओगे। क्लियर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और सच में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक